गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। क्लास 12 इंग्लिश मीडियम केमिस्ट्री के पीरियड में एक बार फिर से वेलकम करती हूँ तुम्हारा। चैप्टर 6 हम लोग स्टार्ट कर चुके हैं और 6 पार्ट इस चैप्टर के कंप्लीट भी हो चुके हैं। द लास्ट पार्ट एलिंगम डायग्राम को मैंने सबसे लास्ट में रखा था सो दैट यू डोंट गेट कन्फ्यूज्ड अबाउट द थर्मोडाइनमिक प्रिंसिपल्स विच आर इन्वॉल्व इन मेटलर्जी। ठीक है, अब स्टार्टिंग से बहुत ध्यान से समझना है बेटा, क्योंकि एलिंगम डायग्राम में सबसे ज़्यादा कंफ्यूजन होता है बच्चों को। इसलिए मैंने इसको बिल्कुल सेपरेट लिया, एक दिन का अलग टाइम दिया, क्योंकि इसमें 11th वाला पार्ट भी इन्वॉल्व है, तो उसका भी तुम्हें थोड़ा सा ब्रीफिंग करनी ज़रूरी है। तो उसको बहुत ध्यान से एक एक चीज़, एक एक कॉन्सेप्ट क्लियर करना है। सबसे पहले देखो मैंने बोर्ड पे क्या लिखा है, एलिंगम डायग्राम है। एलिंगम तो साइंटिस्ट का नाम है और डायग्राम मतलब हम बनाएंगे, एक ग्राफ बनवाते हैं, तो उस ग्राफ को यहाँ पर डायग्राम का नाम दिया जाता है। वो ग्राफ मैं बनाऊंगी अभी उससे पहले देखो इस ग्राफ को हम पढ़ किस लिए हैं, अपना पर्पज क्या है। थर्मोडायनेमिक्स इन मेटलर्जी, मेटलर्जिकल प्रोसेस में तुमने जो मेटलर्जी का पूरा प्रोसेस पढ़ा है उसमें तुमने देखा होगा कि आयरन की मेटलर्जी में स्पेसिफिकली द टेम्परेचर बिकम्स वेरी हाई, ग्रेटर देन 2000 केल्विन। तो आयरन का एक क्वेश्चन तुम्हारे बुक में है, वो पूरा क्वेश्चन मैं यहाँ पे डिस्कस करूंगी। एक बार पहले बता चुकी हूँ, थोड़ा आइडिया दे चुकी हूँ तुम्हें, बट आज एलिंगम डायग्राम की हेल्प से उसको पूरा डिस्कस करेंगे। तो मेटलर्जिकल प्रोसेस में जो थर्मोडायनेमिक्स इन्वॉल्व है, थर्मोडायनेमिक्स का मतलब है मूवमेंट ऑफ हीट इन कॉमन लैंग्वेज। मैंने 11th में तुम्हें बताया था, थर्मो वर्ड मीन्स इज द टेम्परेचर और हीट एंड डायनेमिक्स मीन्स मूवमेंट। अगर हीट का मूवमेंट होता है, हीट ट्रांसफर होता है, मूवमेंट से अपना पर्पज क्या है यहाँ पर, अगर हीट ट्रांसफर होता है किसी भी प्रोसेस में, तो उस प्रोसेस में हम थर्मोडायनेमिक प्रिंसिपल अप्लाई कर सकते हैं। अब वो जो थर्मोडायनेमिक प्रिंसिपल हम अप्लाई करेंगे उसको मैं बोर्ड पर लिख रही हूँ, दैट इज डेल्टा जी नॉट इक्वल्स टू डेल्टा एच नॉट माइनस टी डेल्टा। देखो वैसे तो 11th में इनसे जान पहचान तुम्हारी हो चुकी है, पर एक और बार मैं इनके आइडेंटिटी तुम्हें बता देती हूँ क्या मतलब है। डेल्टा जी इसको बोलते हैं गिव्स फ्री एनर्जी, गिव्स अगेन द नेम ऑफ साइंटिस्ट, गिव्स फ्री एनर्जी। डेल्टा एच एंथैल्पी चेंज, टी टेम्परेचर तुम्हें पता ही है, टी इज टेम्परेचर एंड डेल्टा एस इज randomness, measure of randomness, जिसको हम एंट्रोपी बोलते हैं। एंट्रोपी क्योंकि डेल्टा लगा इसलिए एंट्रोपी चेंज हुई है। ठीक है, एंथैल्पी चेंज गिव्स फ्री एनर्जी चेंज, टेम्परेचर एंड एंट्रोपी। अब एक और चीज देखो, 11th में भी मैंने तुम्हें बताया कि वापस इस चीज को रिपीट कर रही हूँ और अपने माइंड में हमेशा के लिए इसको रखना, क्योंकि अगर साइंस में जाते हो तो ये क्वेश्चन तुम्हारा पीछा नहीं छोड़ने वाला। ठीक है, देखो डेल्टा जी नॉट गिव्स फ्री एनर्जी, डेल्टा एच नॉट एंथैल्पी चेंज, माइनस टी डेल्टा एस वो हमने लिखा प्रोडक्ट ऑफ टेम्परेचर एंड द एंट्रोपी चेंज, बट इट इज ऑल्सो एनर्जी। टेम्परेचर और एंट्रोपी चेंज मिलकर एनर्जी बनाते हैं, क्योंकि तुम्हें मालूम है किसी भी फिजिकल क्वांटिटी में एक फिजिकल क्वांटिटी से ही सेम फिजिकल क्वांटिटी को डिडक्ट किया जा सकता है या फिर उसमें सब्ट्रैक्ट किया जा सकता है या उसको ऐड किया जा सकता है। जैसे अगर मैं चाहूँ कि मैं मीटर में सेकंड को ऐड कर लूँ, ये मेरे लिए पॉसिबल नहीं है। मैं टाइम की आर की यूनिट से और मैं सेंटीमीटर को माइनस कर दूँ, ये पॉसिबल नहीं है। जो दो सेम यूनिट है उन्हीं का एडिशन सब्ट्रैक्शन, कोई भी मैथमेटिकल एप्लीकेशन उन्हीं का पॉसिबल है, किसी दूसरे का पॉसिबल नहीं है। ये बात समझ में आई? तो पहली चीज तो ये क्लियर करो, दिस इज एनर्जी एंड दिस इज ऑल्सो एनर्जी। भले ही उसमें एनर्जी का फॉर्मूला तुम्हें दिखाई नहीं दे रहा है, बट ये जो प्रोडक्ट है एंट्रोपी चेंज और टेम्परेचर का वो मिलकर एनर्जी ही बनाता है। अब गिव्स फ्री एनर्जी की हमें डेफिनेशन निकालनी है इस फॉर्मूले की हेल्प से, क्योंकि हमारे काम आने वाली चीज ही है गिव्स फ्री एनर्जी। ठीक है, क्या है, किसी सिस्टम के पास अपनी कोई एनर्जी होती है, ठीक है, कोई एनर्जी है सिस्टम के पास, उस एनर्जी में अगर कोई चेंज आया है तो उसको हमने यहाँ पे डेल्टा एच के फॉर्म में लिख दिया। ये सिस्टम की एनर्जी, भले ही हमने एनर्जी प्रोवाइड की, हमने एनर्जी ली सिस्टम से, कुछ भी किया हो, उसके बाद जो चेंज आया है वो चेंज हमारा ये एनर्जी रिफ्लेक्ट करती है, शो करती है। उसके साथ साथ टेम्परेचर हमने कांस्टेंट रखा
रखा, हमने रूम टेम्परेचर पे रिएक्शन कराई या टेम्परेचर में वेरिएशन दिया. दिस टाइप ऑफ एनर्जी शोज द टेम्परेचर चेंज एंड डेल्टा एस क्या है. देखो फॉर एग्जाम्पल सिस्टम हमारा लिक्विड स्टेट में था, हमने उसको टेम्परेचर प्रोवाइड किया, हीट किया, उसको हीट करके हमने उसको गैसेस स्टेट में चेंज कर दिया. रैंडमनेस विल इंक्रीज क्योंकि गैस के पार्टिकल्स एक दूसरे से दूर दूर जाने की कोशिश करते हैं और लिक्विड के पार्टिकल एक दूसरे के थोड़ा पास होते हैं. अगर हमने उसको एनर्जी रिलीज करवा के सिस्टम से एनर्जी लेकर सॉलिड में कन्वर्ट कर दिया तो पार्टिकल पास पास आ जाएंगे, रैंडमनेस डिक्रीज हो जाएगी, डेल्टा एस की वैल्यू पॉजिटिव में आ जाएगी. ये बात आई समझ में. तो जो रैंडमनेस है वो क्या है, एंट्रोपी चेंज. ये एंट्रोपी चेंज पॉजिटिव में भी हो सकता है और नेगेटिव में भी हो सकता है. सिमिलरली एंथैल्पी चेंज में भी पॉजिटिव में भी नेगेटिव. सिमिलरली डेल्टा जी में भी पॉजिटिव में भी नेगेटिव में भी जीरो. ठीक है. अब क्योंकि मैंने तुम्हें बताया ये तीनों चीजें एनर्जी हैं, इतना समझ लो. अब हमें मतलब इससे है, इससे क्यों मतलब है. देखो सिस्टम की इतनी एनर्जी है, क्या टेम्परेचर है, कितना उसके पार्टिकल्स ने इधर उधर दौड़ भाग लगाई है, वो सारा मेजर करके डिफरेंस जो आएगा अपने पास, मतलब एक्चुअली जो सिस्टम एनर्जी यूटिलाइज कर पाएगा, गिव्स फ्री एनर्जी इज दैट एनर्जी. तो इस गिव्स फ्री एनर्जी को मैं लिख देती हूँ द एनर्जी डेल्टा जी नो, एनर्जी यूज्ड in performing useful work. देखो बात आई बेटा समझ में. डेल्टा एच टोटल एनर्जी है. डेल्टा एच के अलावा हमने टेम्परेचर में जो चेंज किया, सिस्टम की फिजिकल स्टेट में जो चेंज आया, उसका जो प्रोडक्ट है वो भी एनर्जी के बराबर है. देखिए इसमें से इसको माइनस करके अपने पास जो एनर्जी बची रह जाती है, ओनली दैट एनर्जी विल बी यूटिलाइज्ड इन परफॉर्मिंग वर्क. सिस्टम किसी भी तरह का काम कर रहा है या सिस्टम के ऊपर काम किया जा रहा है, वो केवल इस एनर्जी के ऊपर डिपेंड करता है. मतलब जो हमारा पर्पज है सिस्टम से, उस सिस्टम से जो हम करवाना चाहते हैं, मैकेनिकल वर्क उस सिस्टम से लेना चाहते हैं, ठीक है, तो वो वर्क केवल ये वाली एनर्जी ही परफॉर्म करेगी क्योंकि बचेगी ये एनर्जी. बाकी तो उसमें से डिडक्ट होगी. डिडक्ट होने के बाद जो बचा अमाउंट एनर्जी का है तो वही एनर्जी हम यूटिलाइज कर पाएंगे. ये बात समझ में आई तुम्हें. डेल्टा जी हमारे लिए क्यों इंपॉर्टेंट है, बिकॉज द टाइप ऑफ वर्क which we want to perform with the help of system can only be done with the help of delta g. डेल्टा जी की वैल्यू, डेल्टा जी का साइन डिसाइड करेगा कि वो वर्क कैसे होगा और होगा भी कि नहीं होगा. ठीक है. अब मैं इसकी तीन चीजें लिखती हूँ डेल्टा जी के लिए. इफ डेल्टा जी ऊपर मेंशन करता हूँ, अगर डेल्टा जी की वैल्यू नेगेटिव आती है, अगर डेल्टा जी की वैल्यू पॉजिटिव आती है और अगर डेल्टा जी की वैल्यू जीरो आती है, ठीक है, तीनों कंडीशन में हमारी डेफिनेशन चेंज हो जाएगी. हमारे जो एफर्ट्स हैं वो चेंज हो जाएंगे. जो भी हम करना चाह रहे हैं, किसी गैस को लिक्विफाई करना चाह रहे हैं या कुछ भी चेंज करना चाह रहे हैं सिस्टम के अंदर, हमारे एफर्ट्स भी चेंज हो जाएंगे. हाउ दे विल चेंज. डेल्टा जी नॉट की वैल्यू नेगेटिव इंडिकेट करती है दैट द प्रोसेस इज स्पॉन्टेनियस प्रोसेस. डेल्टा जी पॉजिटिव इंडिकेट करती है नॉन स्पॉन्टेनियस प्रोसेस. एंड डेल्टा जी जीरो इंडिकेट करती है रिवर्सिबल कंडीशन, कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम. प्रोडक्ट जितना होना रिएक्टेंट उतना ही है, कंडीशन वही की वही रुकी हुई है, कुछ ऑब्टेन होने वाला नहीं है. ठीक है. इट इज इक्विलिब्रियम. ठीक है. जैसे अभी मेरा डिस्कशन चल रहा था स्कूल के ओपनिंग के बारे में कि सेंटर ने पेरेंट्स से पूछा तो पेरेंट्स ने जो ओपिनियन दी, सेंटर की जो ओपिनियन आई, अल्टीमेटली रिजल्ट इक्विलिब्रियम. ठीक है. तो वही इक्विलिब्रियम की सिचुएशन यहाँ पर आती है अगर डेल्टा जी की वैल्यू जीरो आ जाए. ये चीजें क्लियर हो गई. स्पॉन्टेनियस का मीनिंग एक बार वापस बताती हूँ. स्पॉन्टेनियस, these type of processes takes place on their own, अपने आप होते हैं, हमें कराने की जरूरत नहीं पड़ती. फॉर एग्जाम्पल मैंने एक पेपर को मैच स्टिक से बर्न किया, मुझे सिर्फ 1 सेकंड का टाइम लगा मैच स्टिक से बर्न करने में, उसको इग्निशन टेम्परेचर देने में. उसके बाद पूरा पेपर अपने आप जलेगा, मुझे जलाने की जरूरत नहीं पड़ेगी. इवन इतना बड़ा ढेर अगर पत्तियों का है उसमें जरा सी माचिस का तीली लगा तो पूरा जल जाएगा.
ठीक है, ये बात आई समझ में? तो इन प्रोसेस को बोलते हैं स्पॉन्टेनियस प्रोसेस, जो अपने आप होने वाले प्रोसेस है। नॉन स्पॉन्टेनियस हमें कराना पड़ेगा फोर्सफुली, पूरे टाइम टेम्परेचर मेंटेन करके रखना पड़ता है, पूरे टाइम प्रेशर मेंटेन करके रखना पड़ता है, तब जाके प्रोसेस कंप्लीट होता है। तो दिस इज नॉन स्पॉन्टेनियस प्रोसेस। इक्विलिब्रियम कंडीशन, इक्विलिब्रियम कंडीशन की जितना रिएक्टेंट है अपने पास, प्रोडक्ट बन गया, रिएक्शन अपने आप चल रही है ऑटोमेटिकली, प्रोडक्ट बन गया और प्रोडक्ट का अमाउंट और रिएक्टेंट का अमाउंट जैसे ही बराबर हुआ वैसे ही प्रोसेस रुक गया। अगर प्रोडक्ट ज़्यादा बन जाता है तो रिएक्टेंट में कन्वर्ट हो जाता है, और अगर रिएक्टेंट ज़्यादा रह जाता है तो प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाता है। मतलब अपने आप एक बार उन्होंने बैलेंस की कंडीशन मेंटेन कर ली और उसके बाद ना इधर ज़्यादा है ना उधर ज़्यादा है, दोनों तरफ से कोई भी ज़्यादा नहीं है, तो वो कंडीशन कभी कंप्लीशन की कंडीशन नहीं होती। ठीक है, जो स्पॉन्टेनियस प्रोसेस हैं अपने आप होते हैं, नेचर में होने वाले जितने भी केमिकल प्रोसेसेस हैं, जैसे वॉल्केनिक इरप्शन हो, या फिर मैंने अभी तुम्हें एग्जांपल बताया था बर्निंग ऑफ फायर हो, जैसे फॉरेस्ट में कोई माचिस के तेल लगाने नहीं जाता लेकिन अपने आप ही आग जल जाती है जंगलों में, तो वो क्योंकि वो स्टोन्स के टकराने से, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन से फायर प्रोड्यूस होती है, तो वो प्रोसेस सारे स्पॉन्टेनियस प्रोसेस की कैटेगरी में। ठीक है, अच्छा बेटा अब हमें दो चीज पढ़नी है। देखो, एक तो डेल्टा जी में मेरा फोकस रहेगा अब एलिमेंट डायग्राम पे, और एक फोकस रहेगा टेम्परेचर पर, जिससे तुम बहुत पहले से फैमिलियर हो, पहले से जानते हो टेम्परेचर, हीट का मेजरमेंट टेम्परेचर। अपना डायग्राम हम लेंगे इसमें, और बिफोर गोइंग टू द डायग्राम एक और वर्ड मैंने लिखा हुआ है, इसको भी तुम्हें बता देंगे, क्योंकि इसमें और इसमें ही हमें रिलेशन एस्टेब्लिश करना है। ठीक है, स्मेल्टिंग क्या है? एक मैंने तुम्हें प्रोसेस बताया था, रिडक्शन ऑफ मेटल ऑक्साइड। ठीक है, अगर तुम्हें याद आता है प्रोसेस, देखो इक्वेशन लिखती हूँ, किस इक्वेशन में बताया था, ZnO प्लस C टू गिव Zn प्लस CO। एक रिएक्शन इससे पहले वाले वीडियो में लिखी थी, FeO प्लस CO टू गिव Fe प्लस CO2। समझ में आ रही है बात? दोनों इक्वेशन को पहले लिख चुकी हूँ। रिडक्शन ऑफ मेटल ऑक्साइड अपने मेटलर्जिकल प्रोसेस का एक स्टेप है। तो जो एलिंगम डायग्राम है, वो एलिंगम डायग्राम मतलब गिव्स फ्री एनर्जी का चेंज बाय द इंक्रीज और डिक्रीज इन टेम्परेचर। बात आई समझ में? मैंने इसको शॉर्ट में डिफाइन कर दिया। गिव्स फ्री एनर्जी डेल्टा जी विद रेस्पेक्ट टू टेम्परेचर। इन दोनों में अगर एक ग्राफ खींचा जाता है, ठीक है, और वो ग्राफ किसके लिए खींचा जाता है, अब स्पेसिफिकली करना किसके लिए ग्राफ खींचनी है, वो ग्राफ हम रिडक्शन के लिए खींचते हैं, रिडक्शन ऑफ मेटल ऑक्साइड। ये डिसाइड करने के लिए दैट विच इज बेटर रिड्यूसिंग एजेंट। एक मैंने तुम्हें उस टाइम में एग्जाम्पल दिया था कि कार्बन और कार्बन मोनोऑक्साइड में कंपैरिजन, अभी भी मैंने बोर्ड को वही इक्वेशन लिखी है, कंपैरिजन इन बिटवीन कार्बन एंड कार्बन मोनोऑक्साइड, whether carbon is a good reducing agent or carbon monoxide is a good reducing agent। ठीक है, जिंक ऑक्साइड के लिए कौन सा अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट है, आयरन ऑक्साइड के लिए कौन सा अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट। ठीक है, अब डायग्राम की हेल्प से ये चीज बताती हूँ। देखो डायग्राम हम बना रहे हैं यहाँ पर, दिस इज टेम्परेचर एंड दिस इज डेल्टा जी नोट। देखो डेल्टा जी नोट वैसे तो तुम्हें क्लियर होना चाहिए, बट एक बार इसको भी बता देती हूँ, जीरो क्यों लगाया। स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर, ठीक है, स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर पर ही मेजर की गई थी, उसके बाद फिर टेम्परेचर का चेंज देखा इसमें। ठीक है, अब ऊपर की तरफ तो ये इंक्रीजिंग ऑर्डर है, इस तरफ टेम्परेचर का इंक्रीजिंग ऑर्डर है, और मैंने ग्राफ बना दिया, एक तो ये कंडीशन बनाई ग्राफ की, एक मैंने ये कंडीशन बनाई ग्राफ की, और एक मैंने ये कंडीशन बनाई। ठीक है, अभी मैंने तुम्हें बताया नहीं है कि कौन सा किसका है। ठीक है, अभी सिर्फ इन लाइनों से समझो कि ये लाइनें क्या बताती हैं। देखो ये जो लाइन है ये क्या बता रही है कि टेम्परेचर इंक्रीज करने पर भी एनर्जी में कोई चेंज नहीं है। समझ में आई बात? ये लाइन क्या बताती है कि जैसे जैसे टेम्परेचर इंक्रीज होता है गिव्स फ्री एनर्जी की वैल्यू भी बढ़ती चली जाती है, बढ़ती चली जाती है मतलब पॉजिटिव में चली जाती है। बात समझ में आई? देखो ये वाला पार्ट अब मैं यहाँ लिख देती हूँ, दिस इज पॉजिटिव डेल्टा जी अपवर्ड, पॉजिटिव डेल्टा जी, एंड दिस इज नेगेटिव डेल्टा जी, एंड दिस इज डेल्टा जी इक्वल्स टू जीरो। मैं यहाँ पे सपोज इसको जीरो मान लूँ, डेल्टा जी, दिस इज जीरो, जीरो से स्टार्ट। ये चीज क्लियर हुई अपने डायग्राम में कि जो सेंटर लाइन है वो सेंटर लाइन डेल्टा जी जीरो को बताती है,
उसके नीचे वाली लाइन डेल्टा जी की वैल्यू नेगेटिव में बताती है, उसके ऊपर वाली लाइन डेल्टा जी की वैल्यू पॉजिटिव में बताती है। ये बात समझ में आ गई। अब एक और कॉन्सेप्ट समझो। देखो, जब हम कंपैरिजन कर रहे होते हैं कि कौन बेटर रिड्यूसिंग एजेंट है, तो हमें अपने ग्राफ में ये देखना है कि नीचे कौन है। जो नीचे आएगा ग्राफ में, जो नीचे आएगा मतलब जिसके लिए डेल्टा जी की वैल्यू नेगेटिव होगी, जो नीचे आएगा वो बेटर रिड्यूसिंग एजेंट माना जाएगा। ठीक है, तो मैं यहाँ पे ऊपर एक बार समराइज कर देती हूँ उसको, जो स्टेट मैंने तुम्हें बताया। नेगेटिव वैल्यू ऑफ डेल्टा जी will decide reducing agent, क्योंकि यही पॉइंट है जो एलिंगम डायग्राम को रिडक्शन से रिलेट करता है। बात आई समझ में। अब अपने तीन ग्राफ, इन तीनों में कंपैरिजन करें। देखो, ये वाला सेंटर वाला ग्राफ रखना, डेल्टा जी की वैल्यू 0 है। एक ग्राफ इसके नीचे आ रहा है, एक ग्राफ मतलब नीचे से शुरू होकर ऊपर की तरफ जा रहा है, दूसरा ग्राफ ऊपर से शुरू होकर नीचे की तरफ आ रहा है। तो प्रैक्टिकली तो नीचे की तरफ यही आया, और ये तो सीधे क्योंकि यहाँ से स्टार्ट हुआ, स्टार्ट होकर ऊपर चला गया, डेल्टा जी की वैल्यू पॉजिटिव आई। तो इसके कंपैरिजन में, सेंटर लाइन के कंपैरिजन में अगर हम देखें तो इसकी वैल्यू नेगेटिव है, इसकी वैल्यू पॉजिटिव है। ठीक है, तो ये जिसका ग्राफ है वो बेटर रिड्यूसिंग एजेंट है। किसके लिए? इसके लिए भी, इसके लिए, दोनों के लिए। ये चीज क्लियर हुई? देखो, मैंने सेंटर लाइन को लिया, अपर लाइन को नहीं लिया। सेंटर लाइन के नीचे अपने पास एक ही लाइन है, ठीक है, और ऊपर भी एक लाइन है, और दोनों रिड्यूसिंग एजेंट का काम कर सकते हैं। जैसे अब मैं मेंशन करती हूँ ये लाइन किस किसकी लाइन है। दिस लाइन इज C plus O2 to give 2CO, ये कार्बन मोनोऑक्साइड की फॉर्मेशन की लाइन है, और ये लाइन C plus O2 to give CO, ठीक है, और ये लाइन है अपनी FeO की फॉर्मेशन की लाइन। ओनली FeO लिख देती हूँ, ये FeO के फॉर्मेशन की लाइन है, इसी में हमें रिडक्शन करना है। अब कौन रिड्यूस करेगा उसके बाद कंप्लीट इक्वेशन करूंगा। देखो, कार्बन मोनोऑक्साइड का फॉर्मेशन स्पॉन्टेनियस प्रोसेस, डेल्टा जी की वैल्यू नेगेटिव आएगी। कार्बन डाइऑक्साइड का फॉर्मेशन नॉन स्पॉन्टेनियस प्रोसेस है, क्योंकि डेल्टा जी की वैल्यू पॉजिटिव आएगी। ये बात समझ में आई है? इस ग्राफ की हेल्प से, बाकी अपने भूल जाओ, सारी कंडीशंस भूल जाओ, सारे कॉन्सेप्ट भूल जाओ, केवल इस ग्राफ में देखो कि दोनों में जब हम कंपैरिजन करते हैं तो कंपैरिजन में कार्बन मोनोऑक्साइड के लिए डेल्टा जी की वैल्यू नेगेटिव आती है, और कार्बन डाइऑक्साइड के लिए डेल्टा जी की वैल्यू पॉजिटिव आती है। ये बात क्लियर हुई? दूसरी चीज, आयरन ऑक्साइड के लिए डेल्टा जी की वैल्यू 0 आ रही है। आयरन ऑक्साइड में 0 आ रही है, तो इक्विलिब्रियम कंडीशन आ रही है। इक्विलिब्रियम कंडीशन को स्पॉन्टेनियस कंडीशन में ले जाने के लिए अगर हम इस रिएक्शन को इस रिएक्शन से जोड़ देते हैं तो जोड़ने पर अपनी रिएक्शन स्पॉन्टेनियस हो जाएगी। अगर इसको इसके साथ जोड़ते हैं तो नॉन स्पॉन्टेनियस होगा। इसीलिए आयरन की मेटलर्जी में कार्बन मोनोऑक्साइड को कार्बन से बेटर रिड्यूसिंग एजेंट माना। ये बात समझ में आई? उस टाइम मैंने तुम्हें बताया था, टेम्परेचर का डिफरेंस बताया था मैंने, वो टेम्परेचर का अभी भी एक बार बताऊंगा। ठीक है, टेम्परेचर के बेसिस में तुम्हें क्या बताया था, अभी ये बात समझ में आई। अब मैं इक्वेशन लिख के तुम्हें बताती हूँ, ये इक्वेशन ऑलरेडी यहाँ लिखी हुई है, तो ये इक्वेशन मैं यहाँ लिख देती हूँ, FeO plus CO to give Fe plus CO, ये अपनी इक्वेशन। ठीक है, लेकिन इक्वेशन, इस इक्वेशन को पॉसिबल बनाने के लिए कार्बन मोनोऑक्साइड को हमें एज ए रिड्यूसिंग एजेंट लेना पड़ेगा, इसलिए मैंने वही रिएक्शन यहाँ पे फॉलो की। ये बात क्लियर हुई? ये तुम्हारे टेक्स्ट बुक का ये क्वेश्चन है जिसमें तुम्हें डायग्राम बना के डायग्राम की हेल्प से तुम्हें एक्सप्लेन करना है। अब जो टेम्परेचर के बारे में मैं तुम्हें बताना चाह रही थी, वो टेम्परेचर के बारे में ये देखो, टेम्परेचर इधर से इधर की तरफ जा रहा है। यहाँ तो मैंने स्पेसिफिकली कार्बन और कार्बन मोनोऑक्साइड की दो ही लाइनें खींची हैं, उसके अलावा तीसरी लाइन नहीं खींची। लेकिन अगर हम कंप्लीट एलिमेंट डायग्राम देखते हैं तो उसमें बहुत सारी लाइनें आ जाती हैं। तो वो जो बहुत सारी लाइनें आती हैं, जैसे एक डायग्राम मैं यहाँ बना रही हूँ, यहाँ बना के तुम्हें डिफरेंस क्लियर कर रही हूँ। दिस इज डेल्टा जी एंड दिस इज टेम्परेचर। ठीक है, अपनी लाइन एक तो जीरो की तो बीच में आनी ही आनी, ये जीरो वाली लाइन है जहाँ डेल्टा जी की वैल्यू 0। अब एक लाइन अपनी स्टार्ट हो रही है यहाँ से, स्टार्ट हो गया ऐसे ऊपर की तरफ चलेगी, एक लाइन यहाँ से ऊपर की तरफ चलेगी, ठीक है, एक लाइन यहाँ से और ऊपर की तरफ ऐसा चलेगी, और कुछ लाइनें नीचे की तरफ आ रही हैं, ये ऊपर से नीचे की तरफ लाइनें आ रही हैं। ठीक है, अब मैं ऊपर वालों पर फोकस नहीं कर रही क्योंकि वो मैं तुम्हें बता चुकी हूँ।
ऊपर से जो नीचे आ रहे हैं वो रिड्यूसिंग एजेंट होंगे, और बेटर रिड्यूसिंग एजेंट इनमें कौन सा होगा, ये वाला नीचे वाला। रीजन देखो, इसके लिए टेम्परेचर T1 सपोज मान लेते हैं, T2 मान लो, T3 मान लो, इसके लिए T1 टेम्परेचर, T2 टेम्परेचर, T3 टेम्परेचर, ठीक है। अब एक बार एक पे फोकस करना। अब मैं बताती हूँ तुम्हें ऊपर वाला, क्योंकि ऊपर वाला कॉन्सेप्ट मैं तुम्हें बता चुकी हूँ। ऊपर वाले कॉन्सेप्ट में मैंने तुम्हें बताया था कि ऊपर से नीचे जाने वाली जो लाइन है वो नेगेटिव में जाके रुकती है डेल्टा जी की वैल्यू में, इसलिए वो बेटर रिड्यूसिंग एजेंट माना जाएगा। किसके लिए, इस लाइन। लेकिन अब मैं कंपेयर करना चाहती हूँ तो मेरे पास 3 रिड्यूसिंग एजेंट है और तीनों की लाइन डेल्टा जी नेगेटिव में जा रही है, उनमें से बेटर रिड्यूसिंग एजेंट कौन सा। समझ में आई बात। अब दूसरा पॉइंट, पहले ये पॉइंट था कि हमें दो में कंपैरिजन करना था, एक लाइन अपवर्ड थी, एक लाइन डाउनवर्ड थी। अब हमें कंपैरिजन करना है, तीनों की तीनों लाइनें डाउनवर्ड हैं, बट देयर इज अ डिफरेंस इन टेम्परेचर। तो अब जो लो टेम्परेचर वाला होगा, T1 will be best reducing agent in comparison to T1, T2, T3. समझ में आई ये बात। तो जो बेटर रिड्यूसिंग एजेंट होगा वो इसमें ये वाला होगा, रिड्यूसिंग एजेंट 1, रिड्यूसिंग एजेंट 2 दूसरे नंबर पे इसका टर्न आएगा, और तीसरे नंबर पे इसका टर्न आएगा। ये बात क्लियर हो गई कि टेम्परेचर जितना कम है, ठीक है, और गिव्स फ्री एनर्जी की वैल्यू जितनी नेगेटिव है, उतना ही बेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट उसको माना जाता है। अब इसमें चलो देखो, इसमें लाइनें तो ऊपर की तरफ जा रही हैं, लेकिन हमारे पास सपोज किसी इक्वेशन में कोई और ऑल्टरनेटिव नहीं है, हम ये रिड्यूसिंग एजेंट अपने पास नहीं है, हमारे पास यही 3 लाइनें हैं, इन्हीं के बेस पर हमें डिसाइड करना है विच इज बेटर रिड्यूसिंग एजेंट। अब ध्यान से देखो, ये T1 का ग्राफ है, यहाँ से स्टार्ट होकर यहाँ पे ऐसे, ये T2 का ग्राफ है, यहाँ से स्टार्ट होकर सीधे ऊपर चला गया, T3 का ग्राफ से थोड़ा आगे गया, ऊपर चला गया, ठीक है। टेम्परेचर दिस इज T1 मिनिमम टेम्परेचर, T2 उससे थोड़ा ज़्यादा टेम्परेचर, इसको इस तरह T2, T3 इससे भी थोड़ा ज़्यादा टेम्परेचर, ठीक है। इस कंडीशन में भी T1 विल बी बेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट, क्योंकि ज़्यादा टाइम ये नीचे रहा, डेल्टा जी की वैल्यू नेगेटिव है ज़्यादा टाइम के लिए। और दो इक्वेशन की जब हम एनर्जी ऐड करेंगे, जैसे यहाँ पे हमने ऐड की, इस इक्वेशन की और इस इक्वेशन की एनर्जी ऐड की, ऐड करके नेगेटिव में आंसर आ रहा है, तो नेगेटिव में आंसर आ जाएगा। अगर इस क्योंकि इतनी देर तक ये नेगेटिव में रहा तो आंसर ओवरऑल अपना नेगेटिव में आ जाएगा। नेगेटिव में आने से क्योंकि टेम्परेचर लो है और डेल्टा एस की वैल्यू ज़्यादा है, तो इसलिए वो अपना नेगेटिव में आएगा। नेगेटिव में आने पर हम इसको बेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट मानेंगे, ठीक है। अब 3 क्वेश्चन इस पर बेस्ड एलिमेंट डायग्राम पे तुम्हारी बुक में दे रखे हैं, मैं 1 बाय 1 हर एक क्वेश्चन को पढ़ के और एक बार उसका कॉन्सेप्ट एक्सप्लेन कर देती हूँ, ठीक है। वीडियो देखने के बाद तुम देख लेना आंसर, इफ यू आर मैनेज टू राइट द आंसर दैट इज वेल एंड गुड, आंसर तुम्हारी बुक में दिया हुआ है, और अगर नहीं लिख पा रहे हो आंसर तो मेरे पास क्वेश्चन का नंबर भेज देना, उसका एग्जैक्ट आंसर मैं तुम्हें प्रोवाइड कर दूँ। हाँ देखो बेटा, एक तो क्वेश्चन जो दिया हुआ है इसमें डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन है तुम्हारी बुक के, ये तुम्हारी टेक्स्ट बुक है, इसके डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चंस में क्वेश्चन नंबर 39 है, बोर्ड पे लिख रहे हैं नंबर क्वेश्चन का, दिस इज क्वेश्चन 39। देन क्वेश्चन 39 के बाद जो दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर 48। ठीक है, अभी मुझे यही दो क्वेश्चन दिखाई दिए तो इन्हीं दोनों को एक्सप्लेन कर देते हैं। क्वेश्चन नंबर 39 पहले देखो क्या है, एक्सप्लेन द थर्मोडायनेमिक प्रिंसिपल फॉर इंटरप्रिटेशन ऑफ एलिनियम डायग्राम यूजिंग हेमेटाइट कोड। ये वाला डायग्राम बनाना है तुम्हें, ठीक है। प्रिंसिपल में सिर्फ इतना बताना है, ये पूरा डिस्कशन देने की जरूरत नहीं है। प्रिंसिपल में एक तो ये इक्वेशन आ जाएगी तुम्हारी, ठीक है, एक कार्बन मोनोऑक्साइड की फॉर्मेशन की इक्वेशन, मैंने दोनों इक्वेशन लिख दी है, ठीक है। और जो डेल्टा जी का मैंने वेरिएशन तुम्हें बताया कि डेल्टा जी नेगेटिव हो जाती है, इसलिए इसका आंसर अपना नेगेटिव में चला जाता है, ठीक है।
इस इक्वेशन की हेल्प से। ये इक्वेशन बतानी है, ये इक्वेशन बतानी है, जनरल इक्वेशन से बताने की जरूरत नहीं है, ये इक्वेशन बतानी है और ये ग्राफ में बनाना है। ये ग्राफ बना के लास्ट में ये लिखना है, क्योंकि डेल्टा जी की वैल्यू नेगेटिव आती है कार्बन मोनोऑक्साइड के लिए, इसलिए ये स्पॉन्टेनियस प्रोसेस हो जाएगा और हम एलिमेंट डायग्राम की हेल्प से डिसाइड कर पाते हैं कि कार्बन से बेटर रिड्यूसिंग एजेंट अपना कार्बन मोनोऑक्साइड है, क्योंकि डेल्टा जी की वैल्यू नेगेटिव हो जाती है। बात समझ में आई? दूसरा क्वेश्चन है, देखो वो बोर्ड पर नहीं लिखा है इसलिए मैं उसको बोर्ड पे लिख के बताऊंगा। क्वेश्चन नंबर 48। क्वेश्चन नंबर 48 में हमें दो वैल्यू गिवन है, Cr2O3 एंड Al2O3, दोनों के लिए डेल्टा जी एफ और इसके लिए भी डेल्टा जी एफ वैल्यू गिवन है। कितनी कितनी वैल्यू गिवन है? -540 किलो जूल पर मोल और इसके लिए -827 किलो जूल पर मोल। ठीक है, क्वेश्चन में एक बार पढ़ती हूँ। क्वेश्चन क्या है? इन द फॉर्मेशन ऑफ Cr2O3 डेल्टा जी नॉट इक्वल्स टू -540 किलो जूल पर मोल and for the formation of Al2O3 delta G naught equals to -827 kilojoule per mole. Will it be possible that Cr2O3 is reduced by aluminium? हम ये रिएक्शन पॉसिबल कराना चाह रहे हैं, एल्यूमिनियम को एज ए रिड्यूसिंग एजेंट लेना चाहते हैं और Cr2O3 को उसकी हेल्प से रिड्यूस करना चाहते हैं। अब केवल गिब्स फ्री एनर्जी की वैल्यू देखकर हमें ये प्रेडिक्ट करना है वेदर द रिएक्शन इज पॉसिबल और नॉट। ठीक है, अब देखो Cr2O3 का फॉर्मेशन, मतलब कि फॉर्मेशन में जो भी फॉर्मेशन का प्रोसेस होता है ऑलवेज एक्सोथर्मिक प्रोसेस, एनर्जी रिलीज होती है, इसलिए डेल्टा एच की वैल्यू नेगेटिव में आएगी। Al2O3 भी क्योंकि फॉर्मेशन ही दे रखी है एनर्जी, इसमें भी एनर्जी रिलीज होगी और ये एनर्जी 827 किलो जूल पर मोल आएगी। ठीक है, अच्छा अब इन दोनों में कंपैरिजन करो, नेगेटिव में किसकी वैल्यू ज़्यादा है? नेगेटिव में वैल्यू Al2O3 की ज़्यादा है। ठीक है, ये वाली वैल्यू ज़्यादा है कंपैरिजन टू दिस। हम क्या बोल सकते हैं कि यदि Al2O3 बनेगा तो ज़्यादा अमाउंट एनर्जी का रिलीज होगा। दूसरी चीज़, Cr2O3 को ब्रेकडाउन होना पड़ेगा, क्योंकि हमारे पास यही दो चीज़ें हैं, एल्यूमिनियम और Cr2O3। अगर Al2O3 बनता है तो Cr2O3 को ब्रेकडाउन होना पड़ेगा। ब्रेकडाउन होने में भी फॉर्मेशन के बराबर एनर्जी हमें देनी पड़ती है। देखो यहाँ 540 किलो जूल फॉर्मेशन में एनर्जी रिलीज की, तो अगर हम इस मॉलिक्यूल को तोड़ना चाहते हैं, ब्रेकडाउन करना चाहते हैं, तो 540 किलो जूल पॉजिटिव में एनर्जी हमें देनी पड़ेगी। समझ में आई ये बात? अब हमारे पास जो एनर्जी रिलीज हो रही है वो ज़्यादा है, जितनी हमें देनी पड़ रही है वो कम है। 540 में देनी पड़ रही है और 827 हमारे पास रिलीज हो रही है एनर्जी। बात समझ में आई? मतलब हमारे पास ज़्यादा एनर्जी रिलीज हो रही है, तो जितने में ये ब्रेकडाउन होगा उतनी एनर्जी देने के बाद भी सिस्टम के पास एनर्जी बची रह जाएगी। इसलिए एल्यूमिनियम एज ए रिड्यूसिंग एजेंट इस रिएक्शन में कंफर्टेबली यूटिलाइज किया जा सकता है। और मैंने तुम्हें ये बताया कि भाई एल्यूमिनियम थर्माइट प्रोसेस था। ठीक है, स्मिथ थर्माइट प्रोसेस या एल्यूमिनियम थर्माइट प्रोसेस था। रीजन इसका क्या है? द चेंज इन गिब्स फ्री एनर्जी विल रिमेन नेगेटिव, दैट्स व्हाई इट कैन बी यूज्ड एज ए रिड्यूसिंग एजेंट। ठीक है, रिएक्शन ये होगी, तुम्हें रिएक्शन लिख के बतानी पड़ेगी +2Cr। रिएक्शन लिखने के साथ साथ ये बताना पड़ेगा कि Cr2O3 की ब्रेकडाउन में जितनी एनर्जी यूटिलाइज हुई है, द एनर्जी यूज्ड इन द ब्रेकडाउन ऑफ Cr2O3 is less in comparison to the energy released in the formation of Al2O3. Therefore, overall energy change will be negative and the reaction will be spontaneous. समझ में आ गई ये बात? रिएक्शन के साथ साथ ये मेंशन करो जो तुम्हें दिया हुआ है और आंसर लिखना है। हाँ, एक और चीज़ स्पेसिफाई करती हूँ बेटा, अभी तो मैंने तुम्हें सिंपली कह के बताया है, बट many a times those 2-3 questions are asked in the exam। एक हिंदी मीडियम की बुक में दिया हुआ है, मैग्नीशियम ऑक्साइड का क्वेश्चन है, वो इसमें नहीं दे रखा, मैं वही क्वेश्चन ढूंढ रही थी इतनी देर तक। तो मैग्नीशियम ऑक्साइड हो या कोई भी हो, तुम्हें सिर्फ एनर्जी देखनी है बस, कि जिसकी जितनी नेगेटिव में है, अगर उसको एज ए रिड्यूसिंग एजेंट यूज कर रहे हैं तो वो आराम से उसको रिड्यूस कर देगा दूसरे वाले को। ठीक है, तो ये 2-3 क्वेश्चन है तुम्हारी बुक में जो दे रखे हैं और ये बोर्ड में आए हुए क्वेश्चन, ये सारे क्वेश्चन बोर्ड में ऑलरेडी आ चुके हैं। तो अपना चैप्टर आज सक्सेसफुली कंप्लीट हो गया। एक बार सारी वीडियोस को
कंबाइन करके एक दिन बैठ के देख लेना, कोई बहुत ज़्यादा लंबी वीडियो नहीं, तो पूरा चैप्टर तुम्हारे पास आ जाएगा। और चैप्टर में जो पीछे चैप्टर एंड एक्सरसाइज है वो अभी तुम्हें ही करनी है। जब तुम लोग स्कूल आओगे तब मैं उन एक्सरसाइजेस को जरूर करवाऊंगी फॉर द रिविजन पॉइंट ऑफ व्यू। ठीक है, नेक्स्ट चैप्टर हम स्टार्ट करेंगे कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स, वो भी छोटा ही चैप्टर।